दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का 11वां प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें हम कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉल्व करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। आज की वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, आपको बताना है। कौन सा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन है आपके लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर सुरकोतजा। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, वह आपको बताना है कि वह हड़प्पा नगर या हड़प्पा संस्कृति का वह नगर जो 3 भागों में बटा हुआ है। सही उत्तर है धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है और ये ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ऑप्शन है अभिसार, ग्लउसाई, कठ या मस्सग। आपको बताना है कि जब बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे युद्ध में, तब किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मस्सग। मस्सग जो है ये यूनानी लेखक मानते हैं कि सिकंदर के विरुद्ध बड़ी संख्या में जब पुरुष सैनिक मारे गए थे तो मस्सग की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था और युद्ध लड़ा था। और सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गढ़ राज्य था जिसकी राजधानी मस्सग थी। तो सीमांत राज्य अस्वक की राजधानी मस्सग थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। ऑप्शन देखिए, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। तो सही उत्तर क्या है, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। दोस्तों अमोघवर्ष राष्ट्रकूट जो था अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था और इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों से वापस लौट रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं और उनके लेखक। तो यहाँ पे देखिए, तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी इसके लेखक निजामुद्दीन हैं। तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन हैं। तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन बरनी और तारीख़ यामीनी अल उतबी की रचना है। तो याद रखिए, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन बरनी और तारीख़ यामीनी अल उतबी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में कौन सा एक कथन असत्य है, आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। सही है। अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। ये सही है। और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था, ये कथन आपका गलत है। उनके उपन्यास घरे बारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रित किया गया है। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने को जो विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे उन्होंने उसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। ये भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर राज्य परिषद या फिर क्षेत्रीय राजनीति। तो सही उत्तर है पंचायती राज पद्धति। दोस्तों ये तृणमूल या ग्रासरूट डेमोक्रेसी से संबंधित है।
भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो सही उत्तर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है, आपको बताना है। तो संसद की अस्थायी समिति के जो सदस्य हैं उसमें क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में सदस्यों को लिया जाता है, यानी 2 सदस्य लोकसभा से और एक सदस्य राज्यसभा से। जो लोकसभा और राज्यसभा से संसद की अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है उसमें क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में सदस्यों का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए, गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या गुप्त काशी, इसमें से बताना है कि कौन मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। जान लेते हैं, गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गोविंद घाट दोस्तों इसमें ऑप्शन सी आपका जो हो जाएगा, ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? आपको बताना है कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। ऑप्शन है अल्फांसो, आम्रपाली, चौसा या फिर मल्लिका। तो सही उत्तर है दशहरी और नीलम के क्रॉस से आम्रपाली नामक आम की किस्म जो है विकसित की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, बारानी द्वीप किस फसल की प्रजाति है? बारानी द्वीप किस फसल की प्रजाति है? अरहर, मक्का, धान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती, ये सब धान की प्रजातियां हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न, कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? देखिए, स्माग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या एस्बेस्टोसिस। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये जो है आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, क्योंकि जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि जब हो जाती है तो उसको सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, और ये जल प्रदूषण से संबंधित होता है। वायु प्रदूषण से स्माग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस संबंधित हैं, यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में या निकोबार द्वीप समूह में। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क या नेशनल मेरीन पार्क ये आपका कच्छ, गुजरात में स्थित है। तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क है। इसकी स्थापना 1982 में गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में की गई है। तो सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न, हरियाली योजना किससे संबंधित है? आपको बताना है। मृदा प्रबंधन, वायु प्रबंधन, फसल प्रबंधन या जल प्रबंधन। तो सही उत्तर है दोस्तों हरियाली परियोजना जल प्रबंधन से संबंधित है, और हरियाली परियोजना जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है, और 2003 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था, और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? ऑप्शन देखिए, फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी या फिर इटली। तो सही उत्तर यूक्रेन में दोस्तों, ऑप्शन बी, यूक्रेन में लगभग समस्त चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है।
तो आइए देख लेते हैं कोयला क्षेत्र हैं और उनकी स्थिति कहाँ पर है, उनका मिलान कराना है। कुजबास, दोस्तों कुजबास कोयला क्षेत्र आपका रूस में स्थित है। रेड बेसिन ये चीन में है, आप जानते हैं। ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि भी है, आप जानते हैं। न्यू साउथ वेल्स, दोस्तों न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो इस आधार पर आप सही कूट का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमान ए श्रीमती बी से मिलते हैं। बी एक पुत्र सी तथा एक पुत्री डी की माता है। ए की ई माता है, सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है। बी की ई बहू है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर जब आप इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से मिलाएंगे तो ये पता चलेगा ए बी के पुत्र का पुत्र है, इसलिए वो पौत्र होगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कि ए बी का पौत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या दी गई है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 3, 5, 13, 49, 241, 1445 और 10,081। तो इसमें से आपको गलत संख्या बताना है कि वो कौन सी है। तो इसमें सीरीज मिलाइए, देखिए 3 गुणे 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5। जब 3 दूना 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 5 गुणे 3 माइनस 2, 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, उसमें से 2 घटाएंगे, क्रम से बढ़ रहा है, उसमें से 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। फिर 13 चौका 52, 13 गुणे 4 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 49 गुणे 5 माइनस 4। फिर उसके बाद 241 गुणे 6 माइनस 5, तब यहाँ पे ये संख्या आपकी 1441 हो जाएगा, न कि 1445। तो जब 241 गुणे 6 माइनस 5 आप करेंगे तो ये 1441 हो जाएगा। तो ये संख्या जो है आपकी गलत संख्या सीरीज में दी गई है। अगला प्रश्न है, चतुर्थांक तथा दशांक बराबर बारंबारता योग को K1 K2 बराबर हिस्सों में बांटता है, K1 और K2 होंगे। तो दोस्तों किसी श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले पद को चतुर्थक कहते हैं और दशांक 10 बराबर भागों में विभाजित करता है। जब आप इसको सही से सेट करेंगे तो इसमें हो जाएगा कि 4 और 10 के अनुपात में। देखिए चतुर्थांक 4 के अनुपात में विभाजित करता है और दशमक या दशांक 10 के अनुपात में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 और 10। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, यदि चर x का मानक विचलन लेम्डा हो तो 4x + 5 का मानक विचलन कितना होगा। तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा ये इसमें वृद्धि। तो ये देखिए बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से प्रथम 3 का औसत 20 है जबकि अंतिम 3 का औसत 28 है। तो शेष संख्या क्या होगी आपको बताना है। 7 संख्याओं का औसत 25 है, देखिए ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 7, 25 गुणे 7 आपका उत्तर हो जाएगा 175। ये 7 संख्याओं का है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत कह रहे हैं 20 है। तो पहली जो 3 संख्याएं हो जाएंगी इनका औसत हो जाएगा 20, 20 3 60। अंतिम 3 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 28 है, तो अंतिम 3 संख्याएं हो जाएंगी 28 गुणे 3, ये हो जाएगा 84। उसके बाद प्रथम 3 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 3 संख्याओं, चौथी संख्या और अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो ये कुल मिलाकर आपका 175 हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो 175 में से 60 और 84 को घटाएंगे, यानी 175 में से 144 घटाएंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 31। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 31। अगला प्रश्न है, CuT यानी कॉपर टी का दुष्प्रभाव क्या है आपको बताना है। कॉपर टी का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है। दोस्तों कॉपर टी का सामान्य दुष्प्रभाव रक्तस्राव है। पहली बार रक्तस्राव एक सामान्य समस्या है जब कॉपर टी लगाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सही उत्तर रक्तस्राव। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेब यानी एप्पल जो होता है इसका हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, फास्फोरस और मैग्नीशियम के, पोटेशियम और फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। तो सही उत्तर है दोस्तों सेब
जो है हृदय रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये केवल पोटेशियम के स्रोत होते हैं। सेब हृदय रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा करता है। सेब में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सेब हृदय रोगियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है बीएमडी। बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी। दोस्तों बीएमडी का फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी, यानी हड्डियों में जो खनिजों की घनत्व है या डेंसिटी है, उसके लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अस्थिरंध्रता के लिए। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपरोसिस रोग या अस्थिरंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है और ये ऑस्टियोपरोसिस जिसको कहा जाए, ये हड्डी का एक रोग है। इसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो सही उत्तर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, बेकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या पॉलीयूरेथ्रिन। तो सही उत्तर है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो है पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड बहुलक ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख बहुलक माना जाता है, बहुलक जिसको पॉलीमर कहा जाता है। दोस्तों पॉलीएमाइड पॉलीपैराफ्थलीन टेराफ्थलीमाइड नामक बहुलक ये होता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका ब्रांड नाम केवलर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ये चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना नहीं दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1961 से 1966 तक संचालित की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 85 के बीच में संचालित की गई थी। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 56, 1956, 1957, 1959 या फिर 1961। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसको वैधानिक मान्यता अक्टूबर 1959 में मिली और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का जो मुख्यालय है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा विधेयक है जो वर्ष 2013-14 के अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था? आपको बताना है कि वो कौन सा विधेयक है। तो सही उत्तर है दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। दोस्तों 2013-14 में दागी नेताओं से संबंधित एक अध्यादेश था, उसको अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश के मुद्दे पर 2 अक्टूबर 2013 को कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश और विधेयक को वापस लेने का फैसला किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान यानी हाइब्रिड जो धान होता है उसकी खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? बिहार, कर्नाटक, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक सही सुमेलित है। आल्हा महोबा में गाया जाता है। अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित है। बिरहा कन्नौज। दोस्तों बिरहा जो है वो कन्नौज से संबंधित नहीं है, बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है दोस्तों, इसलिए ये जो बिरहा कन्नौज से संबंधित है ये सही नहीं है। कन्नौज में नौटंकी लोक नृत्य प्रचलित है। तो ये देखिए बिरहा पूर्वांचल में प्रचलित है, कन्नौज में नहीं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय यानी देश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सा है?
तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन किया गया था पंतनगर उत्तराखंड में। तो बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर पड़ा और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है आपको। कुछ संस्थान और अकादमी हैं और उनका स्थापना वर्ष। तो देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित किया गया था। तो 1, 2, 3, 4 एक क्रम से इसके संस्थानों के स्थापना वर्ष हैं। अगला प्रश्न कृषि विज्ञान से संबंधित है। मालवी चमत्कार किसकी प्रजाति है? मटर, अरहर, मूंग या गेहूं? तो सही उत्तर है दोस्तों, मालवी चमत्कार अरहर की प्रजाति है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है। 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही है, आपको बताना है। तो सही उत्तर दोस्तों, ये जो संरक्षण क्षमता महोत्सव है आपका, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है और महीने भर चलने वाला ये अभियान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 1 और 2, केवल 1 और 2 इसमें से सही हैं। अगला प्रश्न है 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, उनको बताना है आपको कि किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उस्ताद गुलाम जो है मुस्तफ़ा खान, ये 89 वर्ष के थे। ये बदायूं में पैदा हुए थे और केंद्र सरकार द्वारा 1991 में उनको पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आभासी रूप में आयोजित किया गया था। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये भी सही है। और तीसरा, इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों, इस बार जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके मुख्य अतिथि थे और ये तीनों कथन प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित सही हैं। अगला प्रश्न है निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके फेनी नदी, मानस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी। दोस्तों, इसके बारे में हम जो डेली अपना यूट्यूब पे अपने प्रश्न डालते हैं, उसमें इस प्रश्न को करंट अफेयर के रूप में हमने शामिल किया था कि त्रिपुरा बांग्लादेश में जो मैत्री सेतु है, ये फेनी नदी पर निर्मित किया गया है। इसको फेनी नदी पर फेनी सेतु भी कहा जाता है और ये दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 जनवरी 2021 को किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये मिलाकर देखिए 16 जनवरी 2021 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए वन नेशन वन स्कूल वन IAS योजना का शुभारंभ किया है। तो सही उत्तर है आपका, केरल राज्य में वन स्कूल वन IAS प्रारंभ किया गया है। वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम को विधिक इरूडाइट फाउंडेशन प्रायोजकों की मदद से लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली GIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो सामान्य अध्ययन के अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।